हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम यानी कि हमें खेती से, इससे फार्मिंग से जो भी इनकम होती है वो सारी एग्रीकल्चर इनकम की लिस्ट में जाती है। तो हम इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इनकम है जो कि एग्रीकल्चर इनकम में आएगी और कौन से इनकम है जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। ठीक है, और उसके टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। देखिए एग्रीकल्चर इनकम का वैसे देखा जाए ना तो उसका कोई मीनिंग डिफाइन नहीं है, लेकिन एक केस हुआ था, यहाँ पे आप आइए थोड़ा आगे। ये केस हुआ था राजा बिनॉय कुमार सुहास रॉय का। ये केस हुआ था CIT वर्सेस राजा कुमार सुहास रॉय। इसने क्या कहा, इसने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया कि है ना, हम इसे दो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, इसने क्या बोला कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक बेसिक ऑपरेशन और एक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशंस में वो आएगा जब हमारी, जैसे हमने सीड डाली लैंड में, तो वो जब तक लैंड के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकली है, तब तक वो बेसिक ऑपरेशन की कैटेगरी में आएगा। और यदि वो ग्रो होके बाहर निकल गई है, वो सीड से मतलब लाइक पौधा निकल गया है, तो वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसका बेसिक मतलब बताया। एग्जाम्पल देखिए आप बेसिक ऑपरेशन के। बेसिक ऑपरेशन में क्या क्या है, टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, इरिगेशन एक्स्ट्रा। एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, digging of the soil around the growth, removal of undesirable undergrowth, weeding, tending, cutting, harvesting etc. ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। चलिए अब वापस आप फर्स्ट लाइन उसमें आ जाइए, सेक्शन नंबर 2(1)A में एग्रीकल्चर इनकम में क्या बताया गया है। एग्रीकल्चर इनकम ये बोला गया है कि यदि हमें कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड हो रहा है किसी भी लैंड से, तो वो, और लेकिन वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के यूज आनी चाहिए, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड हो रहा है किसी लैंड से, वो सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए। बाहर यदि आउटसाइड इंडिया है तो फिर उसे एग्रीकल्चर में नहीं, इस कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे, और स्पेशली उसका यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब जो रेंट हमें रिसीव हो रहा है ना, ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। और जो SSC है ना, जो बंदा SSC है, वो या तो उसका ऑनर और टेनेंट कुछ भी हो सकता है उस लैंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से वो जो, मतलब कि जो वो लैंड है, वो उससे जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, साफ बात बोल रहा है। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस बाय कल्टिवेटर या रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड, ये भी सिंपल सी बात बोल रहा है। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय द सेल, यदि वो इनकम उस लैंड को सेल करने से, इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड, उस लैंड से डिराइव्ड हो रही है वो इनकम बाय द सेल, क्या सेल करने से, कल्टीवेटर ऑफ द प्रोड्यूस्ड रेज्ड बाय हिम, जो भी उसने प्रोड्यूस्ड किया है उस लैंड पे, वो उससे यदि कोई इनकम डिराइव्ड हो रही है। या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस्ड रिसीव्ड बाय हिम, यदि उससे एक रेंट है जो मिला है वो काइंड में भी मिल सकता है, हमने ऊपर ही पढ़ा था ये वाली चीज़। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी इसी के अंदर आएगी। अच्छा, अब इसमें टैक्स पॉइंट क्या बोला है, ये टैक्स पॉइंट बोला है कि जो प्रोसेस होता है ना, वो employed only to convert the produce or rent in kind in marketable form if marketing process is performed। अच्छा, जो भी हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि हमें रेंट क्या तो काइंड में मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, व्हाटएवर, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि उस पर कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी डिराइव्ड नहीं होनी चाहिए। अगर यदि उस पर कोई मार्केटिंग एक्टिविटी डिराइव्ड हो गई है तो फिर वो एग्रीकल्चर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कि मार्केटिंग एक्टिविटी का मतलब ये हो गया, जैसे लाइक अपने सपोज करो चावल की फार्मिंग की है, राइस होता है उसकी फार्मिंग की, अब आपने फार्मिंग कर ली, लेकिन अब आप क्या करो, उसकी अच्छी पैकेजिंग करके सेल करो, तो आपने पैकेजिंग कर रहे हो, उसको अलग अलग पैकेट्स में पैक कर रहे हो, तो ये तो आपने मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो फिर वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, क्योंकि आप बिना मतलब एग्रीकल्चर का बेनिफिट ले लोगे, फिर तो आप पैकिंग वैकिंग का काम करके एग्रीकल्चर का बेनिफिट लोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो वो फिर उस चीज़ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
एनी इनकम डिराइव फ्रॉम ए बिल्डिंग सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। बिल्डिंग से डिराइव्ड होनी चाहिए इनकम, बट ये बोल रहा है बिल्डिंग में क्या, बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर और रेंट इन काइंड। जो बिल्डिंग है ना वो ऑक्यूपाइड किसके द्वारा होनी चाहिए, कल्टिवेटर के, जो कल्टिवेट कर रहा है उसको, ठीक है, या फिर रिसीवर जिसको रेंट मिल रहा है, या फिर द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में बोल रहे थे बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस एंड स्टोर हाउस, या तो वो ड्वेलिंग हाउस के लिए या स्टोर हाउस के लिए बिल्डिंग यूज आ रही हो तो भी वो इसमें आएगा, ठीक है। लैंड या तो रूरल एरिया में सिचुएटेड हो या अर्बन एरिया में सिचुएटेड हो, वो सारा का सारा इसी में ही आएगा, ठीक है। इसके कुछ टैक्स पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, टैक्स पॉइंट्स ये बोल रहे हैं वेयर सच लैंड और बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज एंड एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड एंड बिल्डिंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए एग्रीकल्चर इनकम। यदि कोई भी ऐसी लैंड और बिल्डिंग है जिसमें वो यूज़ आ रही है यदि नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है। हमें पता चल चुका है कि एग्रीकल्चर पर्पज़ क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। लैंड और बिल्डिंग है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ आ रही है तो फिर वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगी, नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड बीइंग लेट आउट फॉर स्टोरिंग क्रॉप शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। आपको ये तीनों पॉइंट फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्या होता है हमसे MCQ में, ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन, कि यदि आपने क्रॉप्स को स्टोर करके रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ किया है, उससे रिलेटेड आपको लेट आउट दे दिया और उससे कोई इनकम आपको डिराइव्ड हो रही है, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी? नो, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी। बिल्डिंग शुड बी owned and occupied by the landholder if he receive rent or revenue from the land, ठीक है। बिल्डिंग जो है शुड बी owned या ऑक्यूपाइड बाय द लैंड होल्डर, यदि उससे बिल्डिंग में मतलब या तो खुद की है और लैंड होल्डर ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है और उससे रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, और अदर इन केस ऑफ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड इट इज़ इनफ टू बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय हिम, ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं कह रहा है। अच्छा, अब आगे देखिए आप, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ऊपर इन्होंने एक चीज़ बोली थी यहाँ पे कि लैंड जो है वो रूरल और अर्बन दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे रूरल और अर्बन से क्या मतलब रहा, अर्बन से मतलब हम देख लेते हैं, बाकी सारा रूरल कहलाएगा। अर्बन से क्या मतलब है, देखिए हमारा अर्बन एरिया से मतलब ये रहता है कि यदि आप 2 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, और कौन सा एरिया विद इन द एरियल डिस्टेंस from the local limits of such municipality and cantonment board is treated as a non-rural area। इसके 2 किलोमीटर तक मोर देन यदि 10 लाख और नॉट एक्सीडिंग 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो अर्बन की कैटेगरी में आएगा। 6 किलोमीटर के एरिया में है तो उस केस में मोर देन 1 लाख और नॉट एक्सीडिंग 10 लाख अप टू 8 किलोमीटर का एरिया तो मोर देन 10 लाख, ठीक है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन दे रखी है। चलिए आगे बढ़िए अब। अच्छा, अब आप इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे साथ में। इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रो इनकम, कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कॉमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एक्सेट्रा इज एन एग्रो इनकम। यदि कोई भी इनकम है वो यदि इनको जूट, कॉटन यदि इनके ट्रेड से, ठीक है, हमें मिल रही है तो वो सारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। फ्लावर्स वगैरह के फ्लावर्स और क्रीपर से हमको मिल रही है वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। यदि प्लांट्स सोल्ड इन पॉट्स आर एग्रो इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। प्लांट्स हैं यदि वो हमने बेचे हैं तो उससे रिलेटेड भी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, ठीक है। यदि पार्टनर को रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम भी एग्रीकल्चर का पार्ट होगी। कोई भी उसे पार्टनर्स को कोई भी सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कोई भी प्रकार का रेम्यूनरेशन मिल रहा है, यदि वो जो फर्म है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर ऑपरेशन का काम करनी चाहिए, तो फिर वो इसमें कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन एंड
यदि हमने कोई भी जैसे लाइक ट्री वगैरह सेल किया है, ऐसा कुछ, जैसे हमने कोई पेड़ वगैरह हम काटते हैं, हमने उसको सेल करा है, ठीक है, और तो इन सब से रिलेटेड इनकम भी इसी में ही आएगी। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस, यदि हमें क्या हुआ कि हमारी हमारी फसल में आग लग गई, उससे रिलेटेड हमें कंपनसेशन मिला है, तो कंपनसेशन भी एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा। एनी फीस डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड ऑफ ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल, यदि कैटल को ग्रेज करने के लिए हमें कोई फीस मिलती है तो वो भी इसके अंदर आएगी, ठीक है। यदि इनकम ड्राइव हो रही है सैपलिंग या सीडिंग से, नर्सरी में जो सैपलिंग या सीडिंग करते हैं हम, उससे यदि हमें कोई इनकम ड्राइव्ड हो रही है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। चलिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम अब कौन कौन सी है? सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉय वर्ड आ रहा है, यदि एम्प्लॉय वर्ड आता है तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। डिविडेंड यदि रिसीव हो रहा है कंपनी से तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है किससे? बाय फ्लडिंग द लैंड ऑफ द सी वाटर, यानी जो ओशन होता है, समुद्र जो होता है, उसके पानी से हमें सॉल्ट मिल रहा है, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। यदि हम कोई फिशरी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बटर चीज़ मेकिंग, इन सब की भी कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ब्रीडिंग और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, आप इसको 3-4 बार रीडिंग करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से एग्रीकल्चर है, कौन से एग्रीकल्चर नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है मनी होल्डर से, वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, यदि देखिए आपने क्या किया, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है लाइक कि पेड़ है, आपने उसको ऐसा कैसा बेच दिया, ठीक है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। रॉयल्टी इनकम भी नहीं है, यदि हमें माइन वगैरह से कोई रॉयल्टी इनकम हो रही है तो वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। इनकम बाय द कल्टिवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर कैन, अच्छा यदि क्या हुआ, हमने शुगर कैन का कन्वर्ट किया है, किसमें शुगर कैन को कन्वर्ट किया है? जैगरी में, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। चलिए, अच्छा अभी और पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट रिसीवेबल, यदि हमें क्या हुआ कि कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, उससे हमें बाद में कोई इंटरेस्ट ऑफ एरियर मिला है, उसका मतलब रेंट था, उसका हमें एरियर मिला है, एरियर पे इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, नेचुरल सी बात है, हमें उससे लेन देन नहीं है, बाहर यदि कोई लैंड सिचुएटेड है तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगी। एन्युटी रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, यदि हम एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड को हम ट्रांसफ़र करते हैं और उससे जो हमें कंसिडरेशन प्राप्त होता है वो भी हमारा इसका पार्ट नहीं माना जाएगा। इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज़ नॉन एग्री, यदि एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं और उससे हमें कोई इनकम डिराइव्ड हो रही है, वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज़ ग्रास, अगर हमें ट्रीज़ और ग्रास को सेल करने से कोई इनकम मिल रही है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, ठीक है। अब आप ट्रीटमेंट देखिए, क्या होता है, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम होती है और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो उस केस में फिर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप देखिए 7A, अगर रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, कहाँ पे? इंडिया में। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो इंडिया में होनी ज़रूरी है, और रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग है तो वो कहाँ पे आएंगी? 7A में। 7A में आएगी तो उसका जो 65% इनकम तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और 35% उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, ठीक है। किसके केस में? रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग के केस में। फिर उसके बाद में यदि कॉफ़ी को आप ग्रो कर रहे हैं और क्योर कर रहे हैं, ठीक है, तो 75% तो हमारी एग्रीकल्चर में जाएगी, 25% हमारी नॉन एग्रीकल्चर में जाएगी। यहाँ पे कॉफ़ी को ग्रो क्योर के साथ साथ रोस्ट भी कर रहे हैं तो फिर 60% आपकी एग्रीकल्चर में जाएगी और 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर में जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट आपका टी आएगा, टी के केस में क्या रहेगा? 60% आपकी एग्रीकल्चर में जाएगी और 40% नॉन एग्रीकल्चर में जाएगी। ये तो आपको रेट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप 2-4 बार याद पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी ये अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हो गई कि पार्शियली रबड़, कॉफ़ी और इसके केसेस में है ना, पार्शियली ऐसा हो रहा है। यदि इनके अलावा कोई अदर केस है तो उसके केस में क्या होगा, तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन है, आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1, एक्स लिमिटेड ग्रोस शुगर कैन टू मैन्युफैक्चर शुगर, ठीक है।
एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, शुगर केन को ग्रो कर रही है शुगर बनाने के लिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कितना लग रहा है, 10 लाख। तो ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है शुगर केन की, ये एग्रीकल्चर में जाएगा। शुगर केन सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में शुगर केन को बेचा है, तो ये मार्केट में बेच दिया शुगर केन को, तो ये भी हमारी एग्रीकल्चर है। शुगर केन यूज्ड फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग 4000 टन, इसकी अमाउंट नहीं दी हुई है, हमको निकालनी पड़ेगी, हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इसकी 5 दे रखी है। शुगर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन मार्केट 25 है। चलिए अब आप हमें इसे सॉल्व करते हैं, तो हम फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ के फर्स्ट से ही करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले एक ऊपर रेवेन्यू नीचे एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमें पूछा गया है, हमें इनकम पूछी गई है तो इनकम आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले ऊपर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 10 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, तो कल्टीवेशन वाला मैंने क्या बताया था, एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो ये 10 लाख है, वो आपका देखो एग्रीकल्चर में, यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर में आपका 10 आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपकी कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। अच्छा अब आप ऊपर आइए, आगे इन्होंने बोला है शुगर कैन सोल्ड इन मार्केट 1000 टन 3 lakhs में, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। अब ये सोल्ड क्या यानी कि प्रॉफिट है ये, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल ऑफ शुगर केन और 3 ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है और ये हमारा रेवेन्यू है। आप देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर ये सारे रेवेन्यू यहाँ पे लिख रखे हैं और नीचे सारे एक्सपेंडिचर लिख रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे आगे। अच्छा अब इन्होंने टोटल क्या किया था 5000 का, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 5000 का, इन्होंने क्या बोलते हैं मतलब कल्टीवेशन किया था शुगर केन का, ठीक है भाई 5000 टन का किया था, उसमें से इन्होंने क्या किया 1000 टन इन्होंने सेल कर दिया। चलिए अब जब इन्होंने 1000 टन सेल किया, ठीक है, तो उसकी कितनी आ रही है 3 लाख आ रही है, 3 लाख में उन्होंने सेल किया। यहाँ पे इन्होंने बोला है शुगर केन यूज्ड, अब ये क्या कर रहा है, उस शुगर केन को ना शुगर बनाने के लिए खुद के प्लांट में ही यूज कर रहा है। यहाँ पे इसने कहा यूज्ड फॉर शुगर मैन्युफैक्चरिंग, खुद के प्लांट में यूज कर रहा है। तो अब उसने बाजार में बेच रहा था 1000 को, तो 3 लाख आ रही थी, तो 4000 को बेचने पे 12 आएगी, 12 लाख आएगी उसकी जो कॉस्ट है, वो 12 लाख में उसको बेचेगा, मतलब कॉस्ट नहीं रेवेन्यू 12 लाख का आएगा, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए आ गई। चलिए तो क्या रहेगा, जो ये 12 लाख रुपए है ना, ये आपका ना उसमें चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एग्रीकल्चर में भी जाएगा ये 12 लाख रुपए, और ये 12 लाख रुपए आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएगा। देखिए कैसे रहेगा, देखिए नॉशनल सेल जो उसने की है उसकी, अगर वो सेल कर रहा है तो 12 लाख रुपए तो एग्रीकल्चर में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में भी 12 लाख जाएगा। क्यों 12 लाख रुपए की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी, इसका रीज़न ये है कि देखिए अगर जैसे उसने यदि उसको बाहर बेचता तो उसको 12 लाख रुपए मिलते, तो वो उसकी सेल हो जाती, ठीक है, इसलिए उसने नॉशनल सेल वर्ड दे दिया। लेकिन उसने बेचा नहीं, उसने क्या किया, अपने प्लांट में लगा दिया, यानी कि उसने मैन्युफैक्चरिंग की। अब वो एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं रहा, एग्रीकल्चर का पार्ट यहाँ पे वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो अब क्या कर रहा है, खुद के उसमें ही शुगर केन से शुगर बना रहा है, तो फिर तो कॉस्ट हो गई ना, उसकी कॉस्ट लगा रहा है वो 12 लाख, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई, इसलिए हमने नीचे उसको कॉस्ट पार्ट में यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे कॉस्ट पार्ट में उसको लिखा है, ठीक है। चलिए ऊपर आ जाइए, कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी आएगी, इन्होंने बोला है कन्वर्जन की कॉस्ट है 5 लाख, तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कर दीजिए 5 लाख रुपए। ये देखिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का तो ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, हमें पता ही है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का पार्ट है ही नहीं। शुगर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन मार्केट, अब ये शुगर प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो यानी कि ये तो वैसे भी उसका पार्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि प्रोड्यूस्ड शुगर बिक रही है, शुगर केन नहीं बिक रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड शुगर बिक रही है। तो ये देखिए यहाँ पे आप 25 लाख इसका पार्ट हो गया। बस दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन। आप इसकी वो निकाल लीजिए, टोटल करिए आप रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का, देन आप इनकम निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको करा देती हूँ। मिस्टर एक्स एज्ड 42 ईयर्स हैज़ नॉन एग्रो इनकम 325 एंड एग्रो इनकम 255। मिस्टर एक्स जो 42 ईयर्स के हैं, उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 325 की है और एग्रीकल्चर इनकम 255 की है। हमें टैक्स लाइबिलिटीज़ की पढ़नी है, ठीक है।
टैक्स लाइबिलिटी कैसे रहेगा। अब आप देखिए टोटल इनकम निकालेंगे हम सबसे पहले। टोटल इनकम कितनी है हमारी 325 प्लस 225, 325 प्लस 225 कितना होगा हमारा, आप निकालिए 580 आएगा। ये देखिए इन 580, तो 580 पर हमें स्लैब रेट के हिसाब से इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे 580 पर स्लैब रेट के हिसाब से, 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन रहेगी, 2.5 लाख पर 5% कितना होगा 12,500, और उसके बाद में फिर 80,000 बचेगा रिमेनिंग। तो 80,000 पे आप निकालेंगे 20% यानी कि 16,000, तो 12,500 प्लस 16,000 आपका 28,500 आएगा। ठीक है, तो आपका ये 28,500 आ गया। उसके बाद में उसमें लेस करेंगे हम एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर तो एग्जेम्प्ट होता है तो हमें इसको लेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब एग्रीकल्चर लेस करने के लिए हमारी एग्रीकल्चर इनकम ऊपर कितनी दी गई थी 255, ये देखिए ये 255 है। ठीक है, तो 255 प्लस हमारी वो वाली लिमिट जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो कितनी है 2.5 लाख रुपए, तो हमारा कितना हो गया ये 5,05,000 रुपए। इस पे भी हम सेम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालने पर 13,500 आएगा। ठीक है टोटल। तो अब इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है लेस करने पे 15,000। ठीक है, अभी रिबेट जो हमारी चल रही है लेटेस्ट कितनी चल रही है 12,500, 12,500 की रिबेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 2,500 ये आ गया। ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4%, तो ये 4%, तो आपका ये टैक्स आ जाएगा 2,600 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।